हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये वीडियो नंबर 12 है। तो 11 वीडियो इसके पहले बन चुकी है, तो आप सभी वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का अभी आपका 4 जून का पेपर होने वाला है। तो अगर पेपर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ से आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आप सही करने की कोशिश करिए और 35 क्वेश्चन सही होने भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एकदम आपका, अगर सोच रहे हैं कि आप अच्छे नंबर गेन करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको 36 क्वेश्चन आप सही करें। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग, ये वीडियो नंबर 12 है और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ से, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दिस CPR दैट शुड बी डन टू द हार्ट अटैक पेशेंट पर मिनट। देखिए जो कोई भी पेशेंट होता है उसको हार्ट अटैक जब हो जाता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो आपका जो हार्ट होता है तो ये स्टॉप कर जाता है, मतलब धड़कना बंद हो जाता है, तो उसके लिए CPR दिया जाता है। अब CPR 1 मिनट में दिया जाता है पेशेंट को कितनी बार, 3 टाइम, 6 टाइम या 2 टाइम? तो 2 टाइम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए CPR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो CPR का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। CPR का फुल फॉर्म होता है, ये देखिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन, ये आपका फुल फॉर्म होता है CPR का। अब रिसससिटेशन में क्या होता है, इसमें CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन है। इट इज़ द फर्स्ट एड टेक्निक गिवन टू द पेशेंट बिफोर मेडिकल हेल्प कम्स। देख, मान लीजिए कोई भी किसी को हार्ट अटैक होता है, तो अगर वहाँ मेडिकल की टीम नहीं है तो आप CPR प्रोवाइड कर सकते हैं। CPR के थ्रू एक बार, ये देखिए, CPR इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन बोथ द हार्ट एंड लंग्स हैव सीज टू फंक्शन। जब हार्ट और लंग्स सीज हो जाते हैं तब फिर ये CPR दिया जाता है। जैसे मैंने आज हॉस्पिटल में CPR प्रोवाइड किया था, आज मेरी नाइट ड्यूटी थी, तभी तो वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि एक दिन पहले वीडियो बन नहीं पाई थी, तो आज वीडियो बनाने में इसीलिए लेट हुआ। तो मेरा MICU वार्ड में ड्यूटी लगा है, MICU में आज मैंने CPR प्रोवाइड किया था, लेकिन बाद में वो पेशेंट डेथ भी कर गया था, क्योंकि उसको जो इमरजेंसी ड्रग्स थे वो भी काफ़ी दिए गए थे, लेकिन नहीं, फिर रिकवर नहीं हुआ। तो CPR का ये चीज़ हो जाता है। और CPR जो देते हैं, देख लीजिए इसमें CPR कैसे दिया जाता है। दोनों हैंड को एक हैंड के ऊपर रख के, चेस्ट के मिड पे रख के फिर प्रेस किया जाता है। ये देखिए, प्लेस द हील ऑफ योर हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट, देन प्लेस द पाल्म ऑफ योर अदर हैंड, एक हैंड दूसरे हैंड के ऊपर रख के टॉप एंड प्रेस डाउन किया जाता है। 5 to 6 सेंटीमीटर तक अंदर तक प्रेस किया जाता है। एट द स्टडी रेट, ये देख लीजिए, स्टडी रेट जो होता है 100 to 120 कंप्रेशन ये मिनट, ये समझिए ये मेंटेन करना रहता है। इसी में तो काफ़ी एनर्जी लगती है और अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि 100 से लेके 120 कंप्रेशन पर मिनट देना पड़ता है। आफ्टर एवरी 30 चेस्ट, प्रत्येक 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद टू रिसीव ब्रीथ, उसको यम्बू बैग के थ्रू 2 क्या देते हैं, ब्रीथ भी कराते हैं। 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, 2 ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ BMW का फुल फॉर्म क्या होगा? ये देखिए, बेसिक मेडिकल वेस्ट, नहीं, बेसिक नहीं होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है। तो BMW का फुल फॉर्म हो जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट में ये अलग अलग तरीके के येलो बिन बनाए जाते हैं, डिब्बे होते हैं। उसी डिब्बे में वो चीज़ें आपको उसमें क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। जैसे देखिए येलो बिन, जो पीला वाला डिब्बा होता है, उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट रखते हैं। एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं सब। रेड बिन में क्या रखते हैं, कंटामिनेटेड सॉलिड वेस्ट रखते हैं, जैसे इन्फेक्टेड ड्रेसिंग एंड पॉप कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट ब्लू वाले बिन में क्या रखते हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक रखते हैं। ब्लैक में क्या रखते हैं, हैजार्डस सब्सटेंस, हैजार्डस जो वेस्टेज रहते हैं। और वाइट वाले में शार्प निडल वाली चीज़ें रखते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए, ये हॉस्पिटल में ही लगा है, मैंने वहीं से ये फ़ोटो को कवर किया है। तो ये देख ले सकते हैं आप येलो वाले में। पहले ये देखिए, पीले वाले में क्या रखते हैं, प्लास्टर रखते हैं, रक्त से सनी चादरें रखते हैं, और ये एक्सपायर्ड दवाइयाँ इसी में डालते हैं, ये येलो बिन रहता है। और रक्त पस से सनी क्या चीज़, पट्टियाँ, जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कहते हैं। और प्लेसेंटा, मानव अंग, इस येलो बिन में
डिस्कार्ड करते हैं। लाल बिन में क्या क्या डालते हैं, प्लास्टिक सिरिंज, बीगो डालते हैं, जो बीगो आईवी सेट ये सब डालते हैं, दस्ताने डालते हैं, प्लास्टिक बैग इसी में डालते हैं। प्लास्टिक वाली चीज़ें आपके रेड बिन में जाती हैं, तो ये जान लीजिएगा। और ये हैजार्डस का सिंबल भी होता है, हैजार्डस का सिंबल होता है। नेक्स्ट देखिए, नीले वाले में क्या डालते हैं, ब्लू वाले में कांच वाली चीज़ें डालते हैं। इस्तेमाल टूटी हुई दवाई की शीशियाँ, इसमें कांच वाली चीज़ें डालते हैं। ये देखिए व्हाइट वाला, व्हाइट में क्या डालते हैं, सफ़ेद में डालते हैं। ये देखिए मेटेलिक शार्प डालते हैं, जैसे निडल हो गया, ब्लेड्स हो गया, ये देखिए स्केल्प हो गए, तो ये चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। ये देखिए ब्लेड बनाया गया है, ये स्केल्प्स बनाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी इज यूज्ड मेजर। ईसीजी क्यों किया जाता है? ईसीजी अगर आप हॉस्पिटल में पोस्टिंग करेंगे, जब आपकी बीएससी नर्सिंग करेंगे तो फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग लगेगी। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका बेड मेकिंग होता है, बेड को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद ईसीजी, आपको ज़्यादातर ईसीजी करने को मिलता है। ईसीजी और मेडिकेशन, इंजेक्शन लगाना काफ़ी ज़्यादा। तो ईसीजी क्या करते हैं, चेस्ट में लीड लगाते हैं, चेस्ट और पाम में, हैंड में और लेग में चेस्ट लगा के, ये देखिए। तो इसमें क्या करते हैं, हार्ट की बीट को मेंटेन करते हैं। तभी तो जब लास्ट में पेशेंट डेथ कर जाता है ना, तो लास्ट में ईसीजी करते हैं। मैंने आज ईसीजी किया था, तो ईसीजी एकदम ऐसे प्लेन आती है, ऐसे देखिए। कभी हार्ट का ग्राफ ऐसे हमेशा होता है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जब एकदम डेथ कर जाता है पेशेंट ना, तो उसका ग्राफ एकदम सीधे हो जाता है। तो ईसीजी की क्या रिकॉर्ड करता है, हार्ट की रेट को। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर पल्स को तो रिकॉर्ड ही करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी देखता है और SpO2 को भी देखता है, लेकिन ईसीजी को नहीं देखता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ईसीजी चेंज इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, दी फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन, 4 वाइटल साइन तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो 5वीं वाइटल साइन है वो कौन सा है। तो पेन को, दर्द को फिफ्थ वाइटल साइन में इंक्लूड किया गया था। पहले क्या था, पहले 4th वाइटल साइन ही टोटल थे, लेकिन अब 5th वाला भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। पेन को 5th मान लिया गया। देखिए, जैसे आप देख लीजिए, 4 वाइटल साइन ये नेम दिए गए हैं, अच्छे से आप देख भी सकते हैं। पेन इज कंसिडर्ड टू बी द 5th वाइटल साइन। दी 4 वाइटल साइन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे टेम्परेचर, सेकंड पे रिस्पायरेशन, थर्ड पे ब्लड प्रेशर और 4th पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं। मैंने एक बार कोई क्वेश्चन कराया था फर्स्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो वहीं पे 120/180 लिखा था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया था। 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है और 80 आपका डायसिस्टोलिक होता है और HG ये ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है, तो ये होता है। तो अब उसमें 180 लिखा था, तो काफ़ी स्टूडेंट अब यही कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है 120/80 HG होता है, ये ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का होता है। तो ये चीज़ आपका टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या पल्स, ये 4 वाइटल साइन आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको हॉस्पिटल में जब पोस्टिंग लगेगी ये वाइटल साइन चेक करने ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब फ्रेशर रहेंगे, फर्स्ट ईयर में रहेंगे, तो यही कहेंगे जाओ टेम्परेचर ले आओ, रिस्पायरेशन चेक कर लो, ब्लड प्रेशर, बीपी तो बीपी कर लो, बीपी तो हमेशा लेने बोलते हैं, तो बीपी, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये वाइटल साइन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट। देखिए हॉस्पिटल में ना ट्राइज होता है। हॉस्पिटल में जब बड़े हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में आप ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे ट्राइज होता है। एक ट्राइज मीन्स एक रूम होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस आता है ना, कोई RT आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई केस आ गया, मान लीजिए उसके हेड में चोट लगी है, उसके सिर में चोट लगी है। अब क्या होता है, ट्राइज में पहले आएगा, तो वहाँ पे कलर डिसाइड होता है, येलो कलर, रेड कलर, वहाँ कलर अलग अलग कलर रहते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्राइज में जो येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, तो येलो कलर जो होता है वो होता है अर्जेंट के लिए होता है, अर्जेंट के लिए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राइज में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए हेड इंजरी का कोई पेशेंट आया, हेड इंजरी का, अब इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। हेड इंजरी है, उसको पहले ड्रेसिंग कर दिया जाएगा, और जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका एंटी ब्लीडिंग का इंजेक्शन आता है, ट्रेनेक्सा आता है, वो लगा देते हैं। फिर वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिट एमसेट लगा देते हैं। ऐसे ऐसे फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ट्राइज में फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो ट्राइज में येलो कलर जो होता है वो अर्जेंट के लिए होता है, ये आप देख सकते हैं। और जो रेड टैग होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है। येलो जो ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, लेस अर्जेंट होता है। ये सब वहाँ पे कलर डिसाइड होते हैं। और ग्रीन टैग क्यों लगाया जाता है, ये बेड के लिए। और वाइट टैग डिसमिसल के लिए। तो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर आल्सो नोन एज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर आल्सो नोन एज। हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उसको किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन मिलता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब इसमें ये सेल दिए गए हैं, मोनोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट सेल, ग्रेनुलोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी इसमें सेल्स है जो एंटीबॉडीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो होती है बी लिम्फोसाइट सेल। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन कर रहा है फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। एक फंक्शन बताना है नर्सिंग मैनेजमेंट के। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो प्लानिंग होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग के बाद प्लानिंग कर लेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर इवेल्युएशन करेंगे। तो प्लानिंग करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिजीज काज्ड बाय द वायरस। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं, लेकिन एक डिजीज ऐसी है कि जो वायरस के थ्रू होती है। यही क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि डिजीज काज्ड बाय वायरस, कौन सी डिजीज है जो वायरस के थ्रू, विषाणु के थ्रू होती है। तो टाइफाइड तो बैक्टीरियल डिजीज है, पोलियो देख लीजिए, डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल डिजीज, सिफिलिस भी, लेकिन पोलियो जो है ये क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होने वाली। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर। रिप्रोडक्टिव एज, वुमेन्स में रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो कब स्टार्ट होती है, व्हेन, कब स्टार्ट होती है, जब मेचुरल स्टार्ट, जब मेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, या बॉडी वेट इंक्रीज, या हाइट इंक्रीज। नहीं, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन्स में स्टार्ट होती है व्हेन, तब जब मेचुरल स्टार्ट हो जाता है। तो मेचुरेशन जब स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 डेज की पीरियड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है ये देखिए 92 से 99% दे रहा, लेकिन आपको लगाना है 96 से लेके 100%। ये नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। तो ये जब ऑक्सीमेट्री जो होता है ना, जब वहाँ पे पल्स ऑक्सीमेट्री में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मॉनिटर लगे रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन देता रहता है। 96 से 100 के बीच में क्या होना चाहिए, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए। % ऑफ एट्रियल हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन। तभी तो एबीजी एनालिसिस करते हैं ना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आती। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 96 to 100, अबव 90 आर सेटिस्फैक्ट्री। अगर देखिए, अगर 90 से ऊपर है, 90% से ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है वहाँ पे मॉनिटर में, तो ये समझिए कि बेस्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है। और 90 से कम जब जाता है तो फिर काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज ये मेजर्ड बाई, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो वो आपको बताना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाई द, ऑक्सीजन सैचुरेशन किसके थ्रू मेजर किया जाता है। तो मेजर किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, नहीं तो क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमाता है, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूँ कि एयर में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पूछता है तो 21% होता है। और अगर यहीं पे नाइट्रोजन का परसेंट पूछ लेता है कि एयर में नाइट्रोजन के परसेंट कितना होता है, तो 78% होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन गलत करा लेता है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि 78% एयर में ऑक्सीजन होता है कि नहीं, तो नहीं होता है, 21% होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%। तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन का एयर में कंसंट्रेशन, एयर में ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन होता है, 21%। क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है।
ये क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? प्लानिंग करना? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन करना? नहीं। इवेल्युएशन करना? ये तो लास्ट स्टेप होता है। असेसमेंट करना नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, असेसमेंट करना। असेसमेंट करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट से लेते हैं या पेशेंट के अटेंडर से लेते हैं, उसके घर वालों से, और ऑब्जेक्टिव डाटा खुद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे पहले क्या करता है? असेसमेंट ही तो होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस का है, फर्स्ट स्टेप असेसमेंट होता है, फिर उसके बाद डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को लास्ट स्टेप इवेल्युएशन करते हैं। तो ये सब स्टेप होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप असेसमेंट ही होता है। तो असेसमेंट इज ये फर्स्ट स्टेप द सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा रिलेवेंट टू द पेशेंट, दियर प्रॉब्लम्स एंड नीड। उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग, और उसको नीड क्या है, यही सब चीज़ें उससे पूछते हैं, असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। आपको क्या चीज़ बताना है? सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताना है जिससे प्रिवेंट, रोका जा सके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन मैंने बताया था, उसको रोकने के लिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक क्या है? उसमें देखिए, हैंड वॉशिंग, सर्विलेंस सिस्टम या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब या स्टरलाइजेशन। क्या चीज़ किया जाएगा भाई? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहा है तो ज़्यादातर हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग ये आपका प्रिवेंशन एक उपाय है। तो हैंड वॉशिंग करेंगे जिससे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या प्रिवेंट मीन्स रोका जा सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर रूटीन क्लाइंट केयर द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर विगोरस हैंड वॉशिंग अंडर स्ट्रीम ऑफ वाटर यूजिंग सॉप। ये पूछ रहा है कि रूटीन में क्लाइंट केयर रिकमेंडेड कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ विगोरस हैंड, मतलब हैंड वॉशिंग में, हैंड वॉशिंग का क्या आपको बताना है? टाइम पीरियड बताना है, सिंपल भाषा में चाहें तो। वो हैंड वॉशिंग का जो अगर आपका 15 सेकेंड होना चाहिए, 15 सेकेंड तक हैंड वॉशिंग करने चाहिए स्टीम वाटर और सोप के थ्रू। तो ये देखिए, हैंड्स दैट विजिबिलिटी डर्टी एंड कंटामिनेटेड शुड स्टिल बी वॉश्ड विथ द सोप एंड वाटर फॉर एट लीस्ट 15 सेकेंड, कम से कम 15 सेकेंड लेने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स। देखिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिया गया है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, मीन्स क्या? नर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा नहीं होता है। तो चारों ऑप्शन देखिए, नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है असेसमेंट ऑफ नर्सिंग नीड। ये तो असेसमेंट करना नर्स का नीड होता ही है, तो ये तो सही है। प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर की प्लान करना। डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, नहीं, ये नर्स का काम नहीं होता है कि डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, कौन सी बीमारी है उसको डायग्नोसिस किया जाए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यही गलत है। और कह रहा है कि एक्सेप्ट कौन सा नहीं है नर्स का रोल, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग नर्सिंग केयर, ये तो सब करेंगे ही। तो ऑप्शन नंबर आप सेकेंड सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। और ये देखिए, डायग्नोसिस ऑफ इलनेस इज जॉब ऑफ फिजिशियन नॉट ए नर्स। जो डायग्नोसिस होता है इलनेस का वो फिजिशियन करता है, ना कि नर्स। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इज ये नॉलेज टू बी द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी। जो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी की नॉलेज थी वो किसको थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से आपको क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा भाई, नर्सिंग के जन्मदाता जिसको मान सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी। ये देखिए, हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। अब ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट नर्स, जो पहली नर्स थी वर्ल्ड में, पूरे संसार में पहली नर्स, हु वाज द फर्स्ट नर्स, वो कौन थी? वो देख लीजिए, वर्जीनिया हेंडरसन, स्टीफन गिरार्ड, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या फिर बेटी न्यूमैन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। ये क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग एजुकेशन को किसने इस्टेब्लिश्ड किया था, स्थापित किया था किसने? तो वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इसमें कह रहा फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग का फर्स्ट स्कूल है कि इस्टेब्लिश किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इस स्कूल में फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इस्टेब्लिश्ड बाई थियोडर
फ्लिंडर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्योंकि ये देखिए थियोडर फ्लिंडर ओपन द हॉस्पिटल एंड डिकोन्स मीन्स सिस्टरहुड डेडिकेटेड टू द केयर ऑफ सिक ट्रेनिंग सेंटर इन 13 अक्टूबर 1836। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन दियर एज ए नर्स इन। इसी हॉस्पिटल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पढ़ाई की थी और अपना ट्रेनिंग पूरी की थी। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय थियोडर फ्लिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी ऑन ए हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी जैसे ही देगा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल लगाना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न जो बच्चा पैदा होता है वो न्यूबॉर्न ही होता है। तो व्हाट इज द उसका नॉर्मल पल्स रेट कितना होगा? तो नॉर्मल पल्स रेट उसका होगा 140 एवरेज होता है। और वैसे तो 120 से लेके 110 से लेके 160 तक होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पल्स रेट पूछ रहा है तो 140 लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। देखिए पल्स रेट जो होता है 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट, एवरेज जो होता है 140 बीट पर मिनट होता है। और अगर रिस्पायरेशन की बात करेंगे कि नियोनेट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो कितना होता हो, तो 30 से लेके 16 बीट पर मिनट होता है। एवरेज अगर बात करेंगे कि रिस्पायरेशन एवरेज कितना होगा तो 40 बीट पर मिनट होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर नियोनेट्स में ब्लड प्रेशर कितना होता है 80/46 mmHg होती है। मे बी वेरिएशन भी कर सकता है, 20/30 mmHg भी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80/46 होता है। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 97.5 फ़ारेनहाइट से 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट बर्थ के समय बच्चे का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है तो ये आपको बताना है। तो इसमें 80/50 mmHg आप लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप असेसमेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो थ्योरी भी आप कर लीजिए। नर्सिंग क्या है? नर्स वर्ड मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नर्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ था वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है ये देख लीजिए, न्यूट्रिक्स है, NUTRIX। न्यूट्रिक्स मीन्स दी नरिश द पेशेंट या फिर टू केयर द पेशेंट, पेशेंट का केयर करना या पेशेंट का नरिश प्रोवाइड करना, ये न्यूट्रिक्स। तो जो नर्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ था वो न्यूट्रिक्स से हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? न्यूट्रिक्स मीन्स होता है टू ट्रीट द वेल सिक इंडिविजुअल टू सर्व द पेशेंट, ये सब चीज़ें। डिफिनीशन ऑफ हेल्थ की डिफिनीशन तो आपको पता ही होनी चाहिए, हेल्थ का डिफिनीशन पता भी होगा। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एंड अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। जब आप नर्सिंग करेंगे ना तो फर्स्ट आपका डिफिनीशन यही याद करना पड़ेगा और ये पूरी लाइफ चलती है। तो हेल्थ की डिफिनीशन ये है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे, ये देख लीजिए, जब हर बार नर्स डे मनाया जाता है ना, तो जब नर्सिंग डे मनाया जाता है तो नर्सिंग डे ये देखिए 12 मई को मनाया जाता है। नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। तो जब नर्सिंग डे मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है, ऐसे कोई चीज़ सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक थीम होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अगर 2023 में नर्सिंग डे मनाया गया था, ये देखिए 2023 में जो मनाया गया था, 2023 में नर्सिंग डे कब मनाया गया? 12 मई को हर ईयर मनाया जाता है। तो उसका एक थीम होता है, ये देखिए आवर नर्स आवर फ्यूचर, इसका ये थीम था। 2023 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2023 में जो इंटरनेशनल नर्स काउंसिल ऑफ नर्स इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया था उसका थीम क्या था? आवर नर्स आवर फ्यूचर। 2023 का इंटरनेशनल नर्स डे का ये थीम था। तो ये देखिए और चीज़ें देख लीजिए, 2022 का क्या थीम था? 2022 का जो नर्स डे मनाया गया था तो 2022 का ये थीम था, नर्स इज ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन द नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आपका थीम था 2022 का। और अगर थीम आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, देख लीजिए 2021 का क्या था थीम? 2021 का वॉइस टू लीड, ये विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 2020 का क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ। 2019 का क्या था?
हेल्थ फॉर ऑल 2018 क्या क्या था थीम, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट। 2017 का जो थीम था वो था अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सब चीज़ें, अब ये जो थीम देख लीजिए, नोट्स में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डिक्लेयर्ड 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ इन हॉनर्स ऑफ द, ये देख लीजिए, बिसेंटरी ऑफ द बर्थ ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही हैं। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी स्टूडेंट तो सही किए थे लेकिन कुछ स्टूडेंट जो गलत कर रहे थे। मैंने उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो उसका एंगल क्या होता है। तो देखिए एंगल ये क्या है, एंगल इसका क्या होता है, ये 90 डिग्री ही तो एंगल है। तो इसमें देखिए 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, और अगर सब क्यूटेनियस की बात करेंगे तो 45 डिग्री होता है। और इंट्रावेनस जो देते हैं, आईवी फ्लूइड जो देते हैं, आईवी फ्लूइड डायरेक्ट आईवी देते हैं इंट्रावेनस, उसका जो एंगल होता है 25 होता है। और इंट्राडर्मल जो देते हैं, जो स्किन में देते हैं, कुछ वैक्सीन होती हैं और या फिर इंसुलिन वाली इंजेक्शन जो आती हैं, वो इंट्राडर्मल देते हैं, उसका जो एंगल होता है 10 से लेकर 15 डिग्री होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंट्रामस्कुलर का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, या फिर इंट्रावेनस का, ये दो तो आप रट के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुक्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक बुक लिखी थी, तो उस बुक का आपको नेम बताना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक बुक का नेम क्या था। नोट्स ऑन नर्सिंग, यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नोट्स ऑन नर्सिंग एक बुक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने खुद लिख डाली थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस इन न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न बच्चे का नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस कितना होगा, तो 33 से लेके 35 सेंटीमीटर हेड सरकमफेरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेड सरकमफेरेंस का मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपनी डीपी भी लगाया हूँ, चेक करते हुए हेड सरकमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज ऑथराइज्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड वैक्सीन। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन कर रहा व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री है, हैज ऑथराइज्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन बनती है उसका फर्स्ट प्लांट डिराइव किया था किसने, इंडिया के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। दी आर्गन व्हिच इज लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स की प्लूरल कैविटी में कौन सा आर्गन रहता है, लोकेटेड होता है, तो लीवर, हार्ट, लंग्स या किडनी। तो आपकी ये जो लंग्स है ना, ये रहती है कहाँ पे, थोरेक्स कैविटी में, थोरेक्स कैविटी के प्लूरल कैविटी में तो लंग्स होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हीमोग्लोबिन इज टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन जो होता है ये किस टाइप का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर स्किन पिगमेंट या फिर विटामिन्स। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम, ये क्वेश्चन बताना है कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसकी लेंथ की रेंज कितनी होती है। तो लेंथ की रेंज होती है 7 से लेके 12 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टेक्टम इज द पार्ट ऑफ व्हिच ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन के किस ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें टेक्टम जो होता है वो ब्रेन के किस पार्ट का होता है। ब्रेन में देखिए आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है। तो टेक्टम जो होता है, टेक्टम सेरिब्रम में होता है, पोन्स में होता है, मिड ब्रेन। तो टेक्टम जो होता है वो मिड ब्रेन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। और ब्रेन को डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में, तो इसमें तो मिड ब्रेन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। ये सभी जो बीमारी दिया गया है ये कौन सी बीमारी हो जाएगा अगर डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। तो बच्चों में क्या देखने को मिलता है, तो बच्चों में ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, बौनापन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय किसके द्वारा, पाउल इंग्लिश के द्वारा, रॉबर्ट कोच या लुइस पास्चर या एडवर्ड जेनर। तो स्मॉल पॉक्स जैसे ही दिखे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तुरंत आप एडवर्ड जेनर लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको अब करने चाहिए, तुरंत करने चाहिए, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया था इस क्वेश्चन को, तो आप देखिए, व्हाट इज द कलर कोडिंग बैग इन हॉस्पिटल डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट को किस डिब्बे में डालते हैं, किस में डालते हैं, ये देखिए, ये आपका दिया गया है, रेड दिया गया है, येलो दिया गया है और वाइट दिया गया है, तो एनाटोमिकल वेस्ट आपका इसमें येलो वाले में डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दी पिगमेंट हुइच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन, स्किन के कलर के लिए कौन सा पिगमेंट जो होता है वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मिलेनिन होता है। मिलेनिन क्या है, एक पिगमेंट है। कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है। रेड पिगमेंट की वजह से नहीं, कलर स्किन के लिए मिलेनिन जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू द, ये देखिए, मोस्ट ऑफ द हीट लॉस, मोस्ट अधिकतर हीट लॉस जो होता है शरीर से, बॉडी से, वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू अधिकतर हीट लॉस होता है, या किडनी या स्किन या ब्रेन, तो सबसे अधिक देखेंगे यार स्वेटिंग तो यहीं से होती है ना, स्किन से सबसे अधिक हीट लॉस होता है। ठंडियों में देख लीजिए हीट लॉस किसके थ्रू सबसे अधिक होगा, अगर कपड़ा मत पहनिए तो हीट लॉस सबसे अधिक यहीं से होगा। स्वेटिंग कहाँ सबसे अधिक होती है, तो सी ऑप्शन, स्किन से हीट लॉस सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो अधिक मात्रा में टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स या नर्वस, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू अबाउंडेंट मात्रा में होती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब, जो यूट्राइन ट्यूब होती है, यूट्राइन ट्यूब कौन सी होती है, फाइलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें आपका पूछ रहा है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो कौन सी एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग आंसर कर देंगे या फिर किसी कमेंट में मैं इसको बता ही देता हूँ। तो ये देखिए, आपको लगाना है, एकदम सही करना है कि कौन सी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है यूट्राइन ट्यूब में, मीन्स फाइलोपियन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब को क्या बोलते हैं, फाइलोपियन ट्यूब। ये किस में होता है, वुमेन्स में होती है फाइलोपियन ट्यूब, और फाइलोपियन ट्यूब में एपिथेलियल टिश्यू होती है। कौन सी टिश्यू होती है, उस टिश्यू का कुछ फंक्शन भी होता है, तो आपको बताना है स्क्वैमस होती है, सिलेटेड, कॉलमनर या फिर सिंपल, कौन सी टिश्यू होती है कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक देखिए यहाँ पे तो स्मूथ दे दिया, यहाँ और एक होती है रफ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, तो स्मूथ जो होती है वो लिपिड के लिए होती है, लिपिड के लिए होती है, और जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, रफ प्रोटीन में आर आता है ना, तो यहाँ रफ ऐसे करिए, प्रोटीन अगर आ गया ना तो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करती है, प्रोटीन, और स्मूथ लिपिड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, दे फॉर्म प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है ना, दे सिंथेसाइज लिपिड, हाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, जो कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे वो ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे, डी ऑप्शन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज दे दिया कि मतलब सभी सही हैं, तो सभी सही, यही 4 डी ऑप्शन लगा के निकल जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोटीन तो बनाता ही नहीं है स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम ना, तो ऐसे आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, बस एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करती है लिपिड को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फ्रॉम पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की बोन्स दी गई हैं। अब ये बताना है कि पेल्विक गर्डल की इसमें जो बोन है कौन कौन सी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फ्रॉम पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की जो बोन्स है ये बताना है। इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम रिप्स नहीं होती है पेल्विक गर्डल की बोन। इलियम इस्चियम क्लेविकल नहीं होती है। स्टर्नम भी नहीं होती है, ना
क्लेविकल होती है ना स्कैपुला होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पेल्विक गर्डल की जो बोन होती है ना, इलियम होती है, इस्चियम होती है और प्यूबिस होती है। और यहाँ पे देखिए आई लिखा है, आई डबल एल नहीं है, आई डबल एल गलत हो जाएगा। तो ये देखिए इलियम, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच जो ब्लड पीएच होता है वो उसका नॉर्मल रेंज बताना है। तो ये देखिए 6.4 से नहीं 7.35 टू 7.45 यही तो रेंज होता है ब्लड का पीएच का। ब्लड जो होता है उसका पीएच मेंटेन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस, पीएच ये सब मेंटेन होना चाहिए ब्लड में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको लगानी पड़े कि एक वैल्यू लगानी पड़े कि ब्लड का पीएच कितना होता है तो 7.4 आप लगाएंगे। 7.45 आप कर सकते हैं, 7.4। तो ये देखिए 7.35 से लेके 7.45 तक होता है और यहाँ सभी वैल्यू अधिक दी गई हैं, मतलब कहीं कहीं इधर उधर हुआ है। 7.8 से यहाँ इंक्लूड किया है तो ये गलत हो गया। यहाँ 6.8 से ही शुरू कर दिया, गलत हो गया। यहाँ 6.4 से 7.3 से आपको शुरू होना चाहिए, 7 के ऊपर से ही। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन सी होती है? थायरॉक्सिन होती है, T3 हार्मोन होती है, T3 एंड T4। तो ये देखिए डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन इन एडल्ट, अगर एडल्ट में थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी लीड्स करती है? एक्रोमेगाली होगा, डॉर्फिज्म होगा, मिक्सडिमा होगा या डायबिटीज इंसिपिडस। तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो मिक्सडिमा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार हुए हैं। तो इतना क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो तो रिवाइज कर ही रहे होंगे, एक बार चैनल पे चलिए, काफ़ी चीज़ें आपको मैं वहीं पे क्लियर करता हूँ। यूट्यूब मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। जैसे ही चैनल को सर्च करेंगे आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही लोगो मिले इसी लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर ये मेरे चैनल का कवर फोटो आप देखेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं अपने चैनल पे 1350 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टोटल। अगर वीडियो की बात करें तो 1350 वीडियो आपको इस वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी, लेकिन आपको प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करनी है। तो इसी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए और जितनी भी हो सके वीडियो रिवाइज करें। देखिए इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी लोग एक्टिव हैं। कुछ क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन डाल रहे हैं, कह रहे हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई 10 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 10 क्वेश्चन करा दें। यहाँ पे जो 3 साल से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यहाँ से तो लिमिटेड स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहा है। आप 10 क्वेश्चन 10 दिन करा देंगे, वही सब क्वेश्चन आ जाएगा क्या? ऐसा कुछ जादू होने वाला नहीं है। तो ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ यार ये सब चीज़ें, मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन जाके कहीं पे देख रहे हैं, वो सब क्वेश्चन मेरे चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। मैंने वो सब क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन कोई कराएगा नहीं जो क्वेश्चन मैं कराया नहीं हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होगा ही, लेकिन केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, जीके का करंट वाला आप जरूर पढ़ के जाएंगे। तो ये सब वीडियो मिल जाएगी, तो आप कहीं पे समय ना बर्बाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब वीडियो रिवाइज कर लें चैनल पे जितनी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके सभी रिवाइज करें जितना हो सके। ज़्यादा वीडियो है नहीं, सभी वीडियो आपको सेक्शन में मिलेंगी, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी वीडियो आप रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे देखिए कितना वीडियो है, आप देख लीजिए ना कितनी टोटल मैंने वीडियो कराई है, सब प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ। बस आपको रिवाइज करना है ना, तो रिवाइज करते रहिए, जितना भी हो सके सब रिवाइज करिए। कोई भी वीडियो आपको छोड़ के जानी ही नहीं है मेरे चैनल के माध्यम से। और अगर अभी आप ज्वाइन किए हैं तुरंत, तो यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर खोज लीजिए और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगे वो कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने कराई है, लेकिन सभी नहीं कर पाएंगे तो मॉडल टेस्ट पेपर ही कर लीजिए। लास्ट में कुछ भी मिले तो कर सकते हैं आप। तो मॉडल टेस्ट पेपर ऐसे खोजेंगे मिल जाएगा, वहाँ पे लिखी गई हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर ये है। तो लगभग 40-50 मॉडल टेस्ट पेपर तो मेरे चैनल पे होंगे ही, तो वही कर लीजिए, उतने में ही हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट कंटिन्यू लगे हैं, ऐसा नहीं सभी वीडियो रिवाइज करके ही जाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखिए 15 वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, रिवीजन सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 15 वीडियो आप ज़रूर देखें। ये देखिए ये आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी मैं लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक